विवादों में घिरने की कैथरीन की प्रवृत्ति उसका पिट्सबर्ग में भी पीछा करती रही। 1951 के शुरुआती बसंत में कार्नेगी हॉल में उसकी सभाओं में कुछ नाराज पादरियों और कुछ चर्च के सेवकों ने धरना दिया और कहा कि वह स्थानीय चर्चों से भेड़ें चुरा रही है। उसने प्रतिवाद किया कि वह भेड़ें नहीं चुरा रही थी, बस मेमनों के भूखे झुंड को खाना खिला रही थी। तब से वो सेवक अपनी इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए। उन्होंने मेयर के कार्यालय में शिकायत की कि शहर स्वामित्व वाले जिस ऑडिटोरियम में वह पिछले 6 महीने से हर रात सभाएं चला रही है, वास्तव में उसने अपनी उस कर समर्थित संपत्ति को एक चर्च में बदल दिया है। लेकिन पिट्सबर्ग के मेयर डेविड लॉरेंस, जो बाद में राज्य के गवर्नर चुने गए थे, कैथरीन के सबसे कट्टर मित्रों और समर्थकों में से एक बन गए। एक रोमन कैथोलिक ने निर्देश जारी किया कि कैथरीन जब तक चाहे तब तक कार्नेगी हॉल में रह सकती है। वह वहां 20 सालों तक रही। लेकिन इस बीच विवाद और तीव्र हो गया। रेड बुक पत्रिका ने पिट्सबर्ग रिपोर्टर एमिली गार्डनर नील को स्थिति पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में कैथरीन के लिए आई बिलीव इन मिरेकल्स किताब को लिखने में मदद की। परिणामी कहानी ने कैथरीन को राष्ट्रीय प्रमुखता की राह पर स्थापित कर दिया। एक अभूतपूर्व संपादक ने उसकी एक 7 पेज की कहानी छाप दी। रेड बुक ने कहा, कैथरीन कुलमन की अद्भुत कहानी उन कहानियों में से एक थी जो संपादक के पास संदेह के साथ पहुंची थीं। विश्वास के द्वारा चंगाई, इसके संबंध में कोई संदेह नहीं है। हालांकि किसी भी प्रकार से ये तथ्य अस्पष्ट हो सकता है कि पिट्सबर्ग में मिस कुलमन की प्रचार सेवाओं में चौंकाने वाली चीज़ें तो घटित हो रही थीं। 4 महीनों तक लेखकों और शोधकर्ताओं ने इन चंगाइयों और इलाज की जांच की। यदि रेड बुक जांचकर्ता गलती करते तो ये सारी चंगाइयाँ शक के दायरे में आ जाती। लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल शुरू किए और अध्ययन शुरू किया, संपादकों के मूल अविश्वास ने विश्वास का मार्ग ले लिया, जिसके अनुसार इन सारे तथ्यों को प्रकाशित करने की आवश्यकता थी। निसंदेह डॉक्टरों के बयान प्राप्त करना कठिन था। हालांकि इन परिस्थितियों में एक डॉक्टर को किसी मरीज की स्वास्थ्य उन्नति का वर्णन करने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर विश्वास के द्वारा चंगाई के इस पेशे की सावधानी से इनकार कर देते हैं। इस पत्रिका के पास निम्नलिखित गोपनीय दस्तावेज थे: चंगे होने वाले 20 लोगों की लिखित गवाहियाँ, मिस कुलमन सेवकाई का समर्थन करने वाले पादरियों के 4 कथन, जनता अधिकारियों की तरफ से 2 पत्र, 4 मजदूरों की मुआवजों की रिपोर्ट, 2 पुरुषों के कार्य क्षेत्र संबंधी बयान, 6 चिकित्सा और एक्सरे की रिपोर्ट। ये दस्तावेज इस पत्रिका के पास थे। सीएम क्लार्क, श्रवण शक्ति विशेषज्ञ, ने एक पत्र में कहा, हमने वास्तव में परमेश्वर के चमत्कारों के द्वारा मूक बधिर लड़की को होठों के आकार, गले के स्वर और नासिक ध्वनियों का उपयोग करने के द्वारा शब्दों को दोहराते देखा है, जिनका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए पत्रिका की इस रिपोर्ट ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर और आकर्षित किया। हर संभव तरीके से जांच करने के बाद ये विश्वास की सत्यनिष्ठा है कि जिन लोगों को उसमें विश्वास या आशा है, वो यहाँ एक गहरा आंतरिक महत्वपूर्ण संदेश पाएंगे। रेड बुक पत्रिका के इस दावे के बावजूद कि जिन लोगों ने सभाओं में भाग लिया है वे सच में चंगे हो गए हैं, कैथरीन के आलोचक और भी अधिक मुखर होते गए। उसके करियर में पहली बार उस पर व्यक्तिगत रूप की बजाय धार्मिक हमला किया जा रहा था। यह पूरी तरह से एक नया युद्ध था। सबसे भयानक हमला 1952 की गर्मियों में हुआ। रेक्स और मॉड एमी हेम्बर्ट, इनके निमंत्रण पर, जो अरकसांस का एक यात्राशील ईसाई परिवार था, कैथरीन सभाओं की श्रृंखला के लिए एक्रोन, ओहियो में बनाए गए विशाल तंबू में गई। यह एक्रोन हवाई अड्डे के पास इसी परिवार द्वारा बनाया गया एक तंबू था। हम्बर्ट परिवार ओहियो में बहुत प्रसिद्ध था।
जबकि उनकी सेवकाई एक यात्रा करने वाली सेवकाई थी। रेक्स और उनकी पत्नी के साथ उनके माताजी और पिताजी भी थे, जो लगभग 40 सालों से अधिक वर्षों से प्रचार कर रहे थे। और रेक्स का एक भाई क्लेमेंट भी था। जाहिर सी बात है, कैथरीन अपने व्यापक रेडियो प्रसारण और उन बड़ी सभाओं के कारण जो वह यंगस्टाउन में स्टंगबांग ऑडिटोरियम में नियमित आधार पर करती थी, वो पहले से ही पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। कैथरीन यह नहीं जानती थी कि उसने उत्तर में $1 मिलियन के एक्रोन बैप्टिस्ट चर्च के एक कट्टरपंथी उपदेशक डलास बिलिंगटन, वहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की मांद पर आक्रमण कर दिया था। 1924 में मरे केंटकी के एक छोटे चर्च में बिलिंगटन को दक्षिणी बैप्टिस्ट सेवक नियुक्त किया गया था। थोड़ी समय के बाद ही उग्र उपदेशक के साथ वर्थ टेक्सास के प्रथम बैप्टिस्ट चर्च के जे फ्रैंक नॉरिस और जॉन आर राइस ने मिलकर दक्षिणी बैप्टिस्ट कन्वेंशन पर यह कहते हुए विनाशकारी हमला किया कि बैप्टिस्ट चर्च उदार हो चुका है। जैसे जैसे हमला और अधिक बढ़ता गया, कुछ पास्टर दक्षिणी बैप्टिस्ट कन्वेंशन से हट गए और स्वतंत्र बैप्टिस्ट कलीसियाओं की एक ढीली लीग का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उदारवादियों, कैथोलिकों, विश्वास उपचारकों और महिला प्रचारकों आदि पर हमला करना था। वास्तव में जॉन आर राइस द्वारा लिखित और बॉब थेयर के शीर्षक शासक, पत्नियां और महिला प्रचारक, ये पुस्तक चारों तरफ बहुत प्रसिद्ध थी। बिलिंगटन एक पूर्व फैक्ट्री कर्मचारी थे जिन पर लड़ाई से भागने का कोई आरोप नहीं लगा था। उनको वर्थ टेक्सास के प्रथम बैप्टिस्ट चर्च से धर्मशास्त्रीय डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई। 1925 में वह एक्रोन में एक एक्रोन बैप्टिस्ट चर्च स्थापित करने को गया। अपने 27 साल के दौरान उसने फलते फूलते रबर सिटी में अपना एक साम्राज्य बनाकर शासन किया। बड़े हैम्बर्ट पारिवारिक टेंट में, जिसकी क्षमता 15,000 सीट से अधिक थी, उसमें कैथरीन का आगमन क्रोधित बैल के सामने लाल झंडे के लहराने के समान था। कैथरीन अपने जीवन के संग्राम को लड़ने के लिए अंदर आ गई थी, लेकिन इस बार वो एमजे मेलोनी के समान किसी छोटी सी झाड़ी के सामने नहीं थी, बल्कि स्वाद के राजा डलास बिलिंगटन के विरुद्ध थी। बिलिंगटन ने अपनी मान से निकलने में बिल्कुल समय नहीं गंवाया। उसने कैथरीन को वहाँ से निकालने का पक्का इरादा किया हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वह उसे बाहर निकाल पाएगा और हैम्बर्ट टेंट को उससे छुटकारा दिलवा पाएगा। एक बहादुर के समान अंततः उसने कैथरीन पर बातों से प्रहार किया, लेकिन अभी तक उसने अपनी बेईमानी से भरे खराब पासे नहीं फेंके थे, जिसके कारण एक्रोन में सभी लोग चकमा खा रहे थे। रविवार 10 अगस्त 1952 को कैथरीन ने अपने उपदेश के द्वारा पहली भूमिका 15,000 से अधिक लोगों से भरे हुए टेंट में सबके सामने रखी। बहुत से लोग सुबह लगभग 5 बजे ही पहुंच गए थे, जबकि प्रार्थना सभा 9 बजे से शुरू होकर दोपहर तक चलने वाली थी। 15 अगस्त को बिलिंगटन ने पलटवार किया। एक्रोन बीकन जनरल के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छपी, जिसमें आडंबरपूर्ण प्रचारक ने $5,000 देने की पेशकश की कि यदि कोई भी पुरुष या स्त्री यह साबित कर सके कि वो किसी व्यक्ति को प्रार्थना के द्वारा चंगा कर सकता है, तो मैं ये रकम उसको दूंगा। मैं अपने विश्वास की मजबूती के लिए ये पेशकश कर रहा हूँ कि अमेरिका में इससे बड़ा कोई गिरोह है ही नहीं, चाहे वो घोड़ा जॉकिंग हो या कुत्तों की दौड़ हो या कोई अलग तरह का समूह हो जो हमारे इस समय के कहे जाने वाले इस दैवीय चंगाई के समूह से बड़ा हो। मेरी मंडली में एक मूक वर्ग है। यदि कैथरीन रविवार को मेरे तंबू में आए और उन गूंगों की जीभों के बंधन खोल दें कि वे बोल सकें और बहरों के कान खोल दें, तो मैं उन्हें 12 महीनों तक हर महीने एक सेवा निःशुल्क मेरे तंबू में आयोजित करने का निमंत्रण देता हूँ।